आज साइंस का टेस्ट सीरीज 11 है। आप सभी को ये रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर जो सेशन चलाया जा रहा है अच्छा लगता होगा। आप लोग देखते होंगे कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा दिया जा रहा है, या न्यूमेरिकल हो या इसमें दिया हुआ है कंसेप्ट, थ्योरी और रिवीजन। डेली टेस्ट सीरीज आज सेट संख्या कितना है? 11 है। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? संवेग इसमें पूछा जा रहा है। तो संवेग इक्वल टू होता है संवेग इक्वल टू द्रव्यमान संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसी को बोला जाता है m इंटू भी। अब इसमें देखा जाएगा कि क्या दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 80 केजी। द्रव्यमान कितना है? m आपका दिया हुआ कितना? 80 केजी। द्रव्यमान आपका है 80 केजी। और वस्तु का वेग आपका दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है? 60 मीटर प्रति सेकेंड। 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको ज्ञात क्या करना है? संवेग क्या ज्ञात करना है। तो संवेग इक्वल टू होता है क्या चीज? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये हो गया द्रव्यमान इंटू वेग। तो आपको दिया हुआ है कितना? 80। द्रव्यमान कितना दिया है? 80 केजी। और आपका दिया हुआ है वेग कितना दिया हुआ है? 60। तो वेग आपका कितना दिया हुआ है? 60 मीटर प्रति सेकेंड। 60 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसे ऑप्शन से भी काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर मात्रक से भी मिला सकते हैं। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर केजी मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। केजी मीटर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं 8 छक 48 और 00। तो आपका क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा आपके। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि कहने का मतलब है मूल भौतिक राशि आपका 7 है। आइए देखते हैं मूल भौतिक राशि। यहाँ पर एसआई पति वर्ष 1960 ईस्वी में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन एक हुआ था। उसमें पद्धति को स्वीकार किया गया था। वर्तमान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें पद्धति में कितना? 7 मूल मात्रक है। तो हम देखते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन सा है। 7 मूल मात्रक यही है आपका: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण। तो इसका मात्रक होता है क्या चीज? लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की परिमाण इसका होता है मोल। तो आपका कितना है? आपका 7 मूल मात्रक है। आपका 7 मूल मात्रक है। 1 हो गया लंबाई, 2 हो गया द्रव्यमान, 3 हो गया समय, 4 हो गया ताप, 1 हो गया 5 हो गया विद्युत धारा, 6 हो गया ज्योति तीव्रता और 7 हो गया पदार्थ की परिमाण। तो ये आपका इसका मूल मात्रक दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है? पूछा गया निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि है। तो इसमें देख लेंगे। इसमें दिया पहला बल, यहाँ पर दिया है वेग, यहाँ दिया C नंबर विद्युत धारा और D दिया है कार्य। तो आपका दिया हुआ है कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत धारा। यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत धारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, C। विद्युत धारा 7 मूल भौतिक राशि में से एक है विद्युत धारा, इसलिए हो जाएगा जिसका आंसर C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के सामान्य त्वरण के साथ गिराई जाती है
3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, इसका वेग क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इसका फार्मूला होता है v = u + at। ये एक होता है गति का फार्मूला में आप देखे भी होंगे, या जो थ्योरी क्लास चलाया जा रहा है ऑफलाइन में, अब ऑनलाइन भी थ्योरी क्लास स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग को यूट्यूब पे सभी जो कंटेंट होगा उसको फ्री कराया जा रहा है, आप लोग उससे जुड़े और उसका लाभ उठाएं। और दूसरा होता है आपका, जो दूसरा होता है, एक होता है पहला v = u + at, और दूसरा आपका होता है v = v² = u² प्लस v दूसरा होता है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया v = ut + ½ at²। दूसरा होता है v = ut + ½ at²। v² होता है u² + ½ at²। और एक फार्मूला होता है इसमें, एक और फार्मूला होता है v², ये तो आपका ये 2 नंबर देखिए। एक होता है आपका v = ut + at² होता है, s = ut + ½ at² होता है, s = ut + ½ at² होता है, s होता है ½ at²। और दूसरा होता है v² = u² + as। अब इसमें देखना है कौन सा 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ क्या चीज़, एक गेंद का सामान्य त्वरण, ये आपका दिया है कितना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर टी कितना दिया है, टी दिया है आपका 3 सेकेंड। 3 सेकेंड यू का हो जाएगा यहाँ पर 0, प्रारंभिक में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है v होता है u + at। तो u का मान कितना है 0 और प्लस at, a का मान त्वरण कितना दिया 9.8। आज टाइम कितना दिया हुआ है t, टाइम दिया हुआ कितना 3 सेकेंड। तो अब इसको कर देंगे 9.8 × 3, 9.8 = 3। यहाँ पर u का मान प्रारंभिक में क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर दिया हुआ है 9.8 का दिया हुआ है आपका वेग। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 3 का 24, 2 9 3 27 और 2 29। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़ सी, इसका आंसर हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सबसे ज़्यादा श्यानता। तो श्यानता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। सबसे ज़्यादा श्यानता का मतलब होता है जो जितना गाढ़ा रहेगा उसमें उतना ही श्यानता रहेगी। श्यानता का मतलब जो जितना गाढ़ा रहेगा उसमें उतना ही श्यानता रहेगी। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जल दिया हुआ है, वायु दिया है, खून दिया हुआ है, शहद दिया हुआ है। तो श्यानता में सबसे अधिक किसमें होगी, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका श्यानता ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा उसका श्यानता ज़्यादा होगा। तो इसके बाद शहद के बाद क्या हो जाएगा, गाढ़ापन में खून होगा, शहद के बाद खून होगा। उसके बाद क्या दिया है, जल हो जाएगा, जल। उसके बाद आपका होगा वायु। जितना जो गाढ़ा उसका श्यानता उतना ही ज़्यादा, जो जितना गाढ़ा उसका श्यानता उतना ही ज़्यादा। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा किस में, श्यानता। सबसे ज़्यादा होगा शहद में, तब होगा खून में, तब होगा जल में, तब होगा वायु में। तो इसमें पूछा गया सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होगी, तो शहद की होगी। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होगी, तो शहद की होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। आइए देखते हैं। सीवी रमन को 28 फरवरी 1930 को दिया गया था। 28 फरवरी 1930 ईस्वी को दिया गया था। इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन इफेक्ट का जो खोज किए थे इसीलिए इनको क्या दिया गया था, 28 फरवरी 1930 ईस्वी को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था? 1968 में। 1968 में इनको दिया गया था। ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को भी भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। इनको कब दिया गया था? 1983 में। 1983 में इनको दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। ये दिया गया था, इनको कब दिया गया था? रमन प्रभाव के लिए भौतिकी में। भौतिकी का नोबेल, इनको भौतिकी का नोबेल दिया गया था 1930 ईस्वी में। एस चंद्रशेखर को भी दिया गया था क्या चीज़ में? भौतिकी में इनको भी दिया गया था नोबेल पुरस्कार। लेकिन हरगोविंद खुराना जो थे, इनको कब किस में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। और इसमें दिया गया जगदीश चंद्र बोस, इनको नहीं दिया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसमें पूछा जा रहा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, इसमें 18 तथा 30 दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है कितना? 18। तथा न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है आपका कितना? 20। तो हमको क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होता है, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाता है। तो हमको इसमें पूछा गया कि द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो आपका द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्या चीज? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ से क्या करेंगे? 18 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया हुआ है? 20। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 38। तो इसमें 38 हो जाएगा इसका सी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? इसमें दिया हुआ है लिनियस, उसके बाद दिया है लेमार्क, उसके बाद दिया है मेंडल, इसमें दिया है डार्विन। लेमार्क ने जैव विकास दिया था, जैव विकास। डार्विन का है, ये मेंडल ने दिए थे अनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोला जाता है, मेंडल ने। अब इसमें दिया है डार्विन ने ही द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण हड्डियों में जो बोन्स होता है, मानव शरीर में हड्डी जो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद दिया है सोडियम कार्बोनेट, और तीसरा दिया है कैल्शियम फास्फेट, और यहाँ पर दिया है सोडियम क्लोराइड। आइए देखते हैं, इसका दिया है कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में जो लवण पाया जाता है, मानव शरीर में हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है क्या चीज? कैल्शियम फास्फेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है। जो हम एलपीजी पे खाना बनाते हैं, जो गैस का उपयोग करते हैं घर में, उसमें किसका मुख्य अवयव रहता है? इसमें मुख्य एलपीजी में मुख्य अवयव किसका रहता है? लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है इथेन रहता है, और प्रोपेन
इथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन रहता है। एलपीजी में क्या रहता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जो हम लोग घरों में या गैसों पर खाना जो बनाते हैं उसी का पूछ रहा है, किसका मुख्य अवयव रहता है एलपीजी में? तो यही रहता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप वो होता है जिसके बाद से वह न्यूनतम तापमान होता है। जो परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप वह तापमान होता है जो न्यूनतम तापमान होता है, जो सैद्धांतिक न्यूनतम संभव तापमान उसी को बोला जाता है। इसका केल्विन में 0 डिग्री केल्विन होता है। और ये परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान इसी को बोला जाता है। इसके बाद से फ़ारेनहाइट में -273.15 होता है। सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? -273.15 होता है, -273.15 होता है ये सेल्सियस में। तो इसका आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो होता है वो बी आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप होता है केल्विन में 0 डिग्री केल्विन, और सेल्सियस में कितना होता है? -273.15 सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न को सुमिलित कीजिए, आविष्कारक और आविष्कार। जैसे यहाँ पर है क्या चीज़? ये आविष्कारक हो गए, और ये क्या चीज़ का आविष्कार किए थे? तो ये गुटनबर्ग ने क्या किए थे? प्रिंटिंग प्रेस किए थे, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। W.K. रोंटगन ने ये क्या किए थे? एक्सरे का खोज किए थे, एक्सरे का खोज किसने किया था? W.K. रोंटगन ने किया था। जॉन गुटेनबर्ग ने क्या किए थे? प्रिंटिंग प्रेस का खोज किए थे। प्रिंटिंग प्रेस का खोज किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। माइकल फैराडे ने क्या दिए थे? ये डायनेमो का खोज किए थे। ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था, ये वाला पिछले सेट में भी आया था। ग्राहम बेल ये क्या किए थे? टेलीफोन का आविष्कार किसने किए थे? ये किए थे ग्राहम बेल ने किए थे। तो आइए मिलाते हैं। जॉन गुटेनबर्ग ने क्या किए थे? प्रिंटिंग प्रेस। जॉन गुटेनबर्ग ने किए थे प्रिंटिंग प्रेस का। रोंटगन ने किया था क्या चीज़? एक्सरे का। रोंटगन ने किए थे एक्सरे का। माइकल फैराडे डायनेमो का किए थे। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे क्या चीज़? टेलीफोन का। इसलिए इसका आंसर देखिए 1 का 2, इसमें से ये नहीं होगा। अब देखिए बी का आपका 3, यहाँ से भी कट गया। और देखिए सी का 4, डायनेमो किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और डी का देखिए एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे किसका? टेलीफोन का। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर जो सेट चल रहा है मैथ का हो गया। मैथ आपका आगामी एग्जाम जैसे रेलवे का हो गया, रेलवे 2025 में जो भी एग्ज़ाम ले रहा है उसके लिए पर डे 30 से 35 क्वेश्चन चंदन सर करा रहे हैं। चंदन सर इसका करा रहे हैं। और आपका जीके जीएस प्लस करेंट ये दीपक सर करा रहे हैं। दीपक सर इन सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे रोजगार तक पे पर डे आपका सेट करा रहे हैं लोग। इसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है। अब पर डे इनका करेंट का क्लास आप देखना ना भूलें। इनका करेंट अफेयर्स क्लास पर डे चल रहा है। इनका करेंट अफेयर्स पर डे देखें। और साइंस का जो सेट चल रहा है इसमें पर डे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन रहता है साइंस में। और सभी कोई ना कोई एग्जाम का प्रीवियस पेपर रहेगा। प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा या उसके बेस पर क्वेश्चन रहेगा।
इसलिए आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, अपने मित्रों को बताएं कि यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ का तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग अगर मैथ आप 2020 के बाद से कहीं भी पढ़े हैं, आपका रिवीजन सही ढंग से नहीं हुआ है, तो आप कृपया इस मैथ को देखना ना भूलें, क्योंकि ये रिवीजन बैच ही है। इसमें कॉन्सेप्ट या जो भी टॉपिक होगा थ्योरी दिया जाता है इसमें, अब फुल डिटेल्स इसका रिवीजन कराया जा रहा है। इसलिए ये मैथ का सेशन से जुड़ जाए। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एक ब्रीडर रिएक्टर दिया हुआ है, वह है एक ब्रीडर रिएक्टर है। ये होता है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न है जितना वह जलता है। ये एक सी आंसर हो जाएगा इसका। ये एक ब्रीडर रिएक्टर दिया हुआ है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जिससे यह जलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेडार का उपयोग, मतलब रेडार जो होता है उसका उपयोग में आता है रेडार, RADAR। रेडार जो होता है इसका उपयोग में, ये किस चीज़ का उपयोग में आता है? रेडार आपका क्या होता है? रेडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग होता है। ये रेडियो रेंगिंग होता है, ये रेडियो तरंगों के लिए जो आयन मंडल में होता है रेडियो तरंगे, उसी का पता लगाने के लिए रेडार का उपयोग किया जाता है। रेडार जो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति को ज्ञात करता है, रेडियो तरंगों के द्वारा ही क्या करता है रेडार, इस वस्तुओं को क्या करता है, पता लगाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है। जो फ्यूज में प्रयोग किया जाता है तार, जो बल्ब के फ्यूज में तार का प्रयोग किया जाता है वो उसका विशेषता होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रतिरोधक क्या होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए। और इसका निम्न गलनांक होना चाहिए। इसका निम्न क्या होना चाहिए, गलनांक होना चाहिए। निम्न गलनांक होना चाहिए। जो विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है उसका प्रतिरोधक क्या होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। इसमें दिया है निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, नहीं। निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, नहीं। उच्च प्रतिरोधक शक्ति होना चाहिए, हाँ। उच्च प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए, लेकिन निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो विद्युत बल्ब में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है उसका प्रतिरोधक क्या होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए। प्रतिरोधक शक्ति जो होता है उसका क्या होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी गैस जो होता है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। नोबेल गैस किसको बोला जाता है? हलीना करे रब से फरियाद या ग्रुप 18 को होता है। ग्रुप 18 में जो नोबेल गैस होते हैं उसकी संख्या कितनी है, 6 है। उसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और एक होता है, कौन सा होता है, रेडन। तो इसमें पूछा गया है जिसको ग्रुप 18 में रखा गया उसको क्या बोला जाता है, नोबेल गैस बोला जाता है। नोबेल गैस हो गया आपका कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर में हाइड्रोजन, दूसरा दिया है ऑक्सीजन, तीसरा दिया हुआ है हीलियम और चौथा दिया है कार्बन। ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये हो गया आपका क्या चीज, हीलियम।
तो नोबल गैस में कौन सा हो जाएगा? सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़े का अध्ययन से संबंधित है। जो जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जानकी। इसको बोला जाता है जानकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हरे फलों को कृत्रिम ढंगों से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस होता है। जो हरे फल होते हैं उसको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक होता है आपका, देखिए, एक पकता है किससे? कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम ढंग। एक होता है क्या चीज? प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक द्वारा। तो जो कृत्रिम ढंग से हम लोग पकाते हैं उसमें क्या चीज का प्रयोग करते हैं? इसमें आपका कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसमें करते हैं क्या चीज का? एसीटिलीन का, एसीटिलीन का। और प्राकृतिक ढंग से जो पौधा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? इथिलीन। आपको ये जानना जरूरी है कि जो फल होते हैं वो पेड़ में जो पकते हैं उसको क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पकते हैं। और जो कृत्रिम हम लोग कार्बाइड और बाइड से पकाते हैं या एसिटिलीन का जो प्रयोग किया जाता है वो कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है क्या चीज? B12। B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है। इसमें रक्त की कमी के कारण जो होता है ये रक्त के वृद्धि में भी सहायक होता है, रक्त के बढ़ने में भी सहायक होता है। और रक्त की कमी जो होता है विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। इसको बोला जाता है साइनोकोबालामीन विटामिन। इसका रासायनिक नाम होता है, इसको बोला जाता है थायमीन, थायोमीन। विटामिन B1 थायमीन बोला जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन बोला जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन या विटामिन B2 को ये राइबोफ्लोबिन बोला जाता है या लेक्टोफ्लोबिन बोला जाता है। विटामिन B2 को रेक्टोफ्लोबिन या राइबोफ्लोबिन बोला जाता है। अभी यहाँ पर दिया विटामिन B6, ये पायरोडिक्सिन होता है, ये होता है पायरोडिक्सिन, ये पायरोडिक्सिन होता है विटामिन B6। ये मस्तिष्क को सही से काम करने के लिए बहुत जरूरी है विटामिन B6। और विटामिन B1 है थायमीन, जिससे बेरी कमी कारण क्या होता है? बेरी रोग होता है। और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन बोला जाता है किसको? विटामिन B12 को। इसी में होता है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। विटामिन B12, विटामिन B12। विटामिन को सबसे पहले फंक ने दिए थे। विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वासा में घुलनशील विटामिन। यही है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। B1, B2, B3, B4, B6 वही दिया। विटामिन B1 होता है थायमीन, विटामिन B2 होगा राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6 हो गया पायरोडिक्सिन और विटामिन B12 हो गया साइनोकोबालामीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, आपका साइंस का क्वेश्चन इतना ही था। अब अगला सेशन देखते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।